सर सही बोल रहे हैं आप, लेकिन सर एक बात और है, जैसे मतलब जैसे-जैसे ये हिंदुत्व का बढ़ रहा है, तो इसमें सबसे हुँ, ज़्यादा तो नुकसान क्षत्रियों का हो रहा है, उनकी पहचान का संकट हो गया है, क्योंकि आजकल हर जाति वो अपने को क्षत्रिय क्लेम कर रही है, अपने को मतलब बता रही है कि राजा-महाराजा थे देखिए हमारे, तो इसमें तो राजपूत क्षत्रियों समाज का भविष्य जो है ना, वो अधर में जा चुका है। अधर में तभी चला गया था जब ब्राह्मणों ने डेमोक्रेसी लेकर आए। ब्राह्मण डेमोक्रेसी लेके आया, क्षत्रियों ने पढ़ाई की नहीं थी। भई ज़मीन है, जायदाद है, सत्ता है, तो और पढ़ाई से कभी क्षत्रियों का नाता रहा नहीं है। ये तो हमेशा आदमी रख लेते थे पढ़ने-लिखने के लिए, बही खाता लिखवाने के लिए, सब काम कोई और करता था। तो पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा इनका काम करो। आप बताइए आज तक एक सीजेआई नहीं बन पाया। सुप्रीम कोर्ट में जज पूछिए ना राजपूत समाज से कितने लोग बने हैं? कभी ओबीसी को लिया नहीं, सारा यही बन के बैठे हुए हैं। एससी-एसटी को भी बड़ी मुश्किल से दिखाने के लिए कि हाँ, ले रहे हैं, करके लेना शुरू किया। वो भी रिज़र्वेशन था तब। तो बताएँ कि इन्होंने तो हमेशा हर जगह पे कब्ज़ा किया, कुछ दिया नहीं। तो ये कौन-सा रिक्रूटमेंट कर रहे थे? कहाँ ये इनका तो कोई सर सिस्टम चल रहा था ये? सर ये जो पृथ्वीराज चौहान थे और जो ये जयचंद्र थे, ये मतलब सर राजपूत थे, ये गुर्जर थे, और सर ये जो गुर्जर थे, ये क्या बौद्ध राजा थे ना, मतलब ये हिंदू ही थे। नहीं, राजपूत नाम की जाति उस समय कहाँ थी? भाई पृथ्वीराज चौहान के समय राजपूत नाम की जाति होती, तो कहीं न कहीं राजपूत लिखा हुआ मिल जाता। राजपूत जाति जो है, ये मुस्लिम शासन काल के मुगलों के आने से पहले अगर राजपूत की कोई जाति थी, तो भाई बता दे कहीं पे लिखा हुआ किसी इंस्क्रिप्शन में कहीं पे भी हमको, दिखा दे कोई। तो सर ये राजपूत नाम मतलब जिस तरह से हिंदू नाम दिया मुस्लिमों ने, वैसे ही मुस्लिम ना के ना राजपूत कहना शुरू किए। राजपूत काल है तो राजपूत काल तो मुस्लिम शासन काल में ना आया। सबसे पहले जब भी कोई काल आएगा उसका नामकरण होता है ना। आप किस धर्म के हो, आप किस जाति के हो, ये आपको पता होगा, आप उसपे लिखोगे। कोई दूसरा कोई आके जैसे अभी कॉकरोच जनता पार्टी है, तो कॉकरोच जनता पार्टी में कॉकरोच नाम कहाँ से आया? सीजेआई ने नाम ले लिया कॉकरोच। सरकार को काम भी तो करवाना है, काम करवाने से फ़ायदा भी तो होगा सरकार को। नहीं, आप समझे नहीं अमित चौहान। एक बात बताइए काम क क्या भारत में क्या काम हो रहा है? कौन-सा काम हो रहा है, कौन-सा काम बचा है? कौन-सा सरकारी डिपार्टमेंट है जहाँ पे ओवरलोडिंग नहीं है पब्लिक पे? बताइए तो? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। सिंधु किनारे रहने वाले हिंदू बने, ऐसा प्रोपेगेंडा किसने फैलाया? क्या इस प्रोपेगेंडे में दम है? क्या डेरियस ने वाकई में 2500 साल पहले भारतीयों को हिंदू कहा था? इनमें कितनी सच्चाई है, इस पर डिबेट करने आए हैं एक सनातनी। दोस्तों इस डिबेट को अंतिम तक देखिए और ये देखिए कि इन दावों में कितनी सच्चाई है। साथ ही जो कट्टर छतरी बने घूम रहे हैं पिछड़े वर्ग, उनकी भी इतिहास पर एक नजर मार लीजिए। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना कतई मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर व्यक्ति तक ये सच्चाई पहुंच सके। बिहारी लाल लिखते हैं एससी, एसटी, ओबीसी इक्वल बुद्धिज़्म। अगर ये हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन पहले एससी समाज को करनी होगी पहल। आहिस्ता-आहिस्ता जब क्षत्रिय समाज को समझ आएगी, वो भी बुद्धिज़्म में आएँगे। भारत बुद्ध की धरती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा है आपने। देखिए, भारत में जो नेशनल मूवमेंट है, उसको लीड एससी समाज ही कर रहा है। न आप रेशनैलिटी का पूरा मूवमेंट में कौन-सी जाति के लोग खड़े हैं, आप ध्यान से देखें ना पूरे भारत का। आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा जो रेशनैलिटी की बातें जो की जा रही हैं, वो बहुजन युवाओं के द्वारा ही की जा रही हैं, बहुजन पार्टियों के द्वारा ही की जा रही हैं, बहुजन समाज से आने वाले लोगों के द्वारा। हालाँकि उसमें से भी कुछ लोग हैं जो अंधविश्वास फैला रहे हैं, अंधविश्वास में लिप्त हैं, अंधविश्वास फैलाने वालों के समर्थन में खड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद भी रेशनैलिटी की बात करने सबसे ज़्यादा बहुजन समाज से, एससी, एसटी, ओबीसी से ही आने वाले, और एससी, एसटी, ओबीसी में भी एससी समाज से सबसे ज़्यादा लोग हैं जो इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। ये हकीकत है दोस्तों। आप देखिए तो एक ब्राह्मणवादी समाज का लड़का जो है, हुँ, जिस उम्र में रैशनैलिटी की बात करनी चाहिए समाज की, वहाँ पे वो पकौड़े तलने की बात कर रहा है, गपोड़े की तरह रट्टू तोता बन रहा है और उसको ये प्रमोट कर रहे हैं सब। अवार्ड दिया जा रहा है गपोड़ों को गप्पू तलने के। चलें देखें यहाँ पे कौन आए हैं, ये कोई अमित चौहान सनातनी आए हैं। हाँ जी, अमित चौहान सनातनी, बताइए। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी, बोलिए। सर कुछ सवाल थे मेरे आपसे। पूछ लीजिए सवाल। सर मतलब जो भारत में अभी जो पेपर लीक हो रहे हैं, मतलब 2014 से लेके अभी तक, मतलब हुँ, हुँ। 70 पेपर लीक हुए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में।
और स्टेट में मतलब सेंट्रल के मतलब, और स्टेट में तो मतलब पता नहीं है कि कौन से स्टेट में कितने पेपर हुए। तो सर इसके पीछे का मतलब क्या कारण है? मतलब सरकार ये जानबूझ के करती है या इनका सिस्टम फेल हो चुका है? देखिए, जब कोई एग्ज़ाम दे देगा तो नौकरी देना पड़ेगा। हम्म, देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा नौकरी? अब मान हाँ सर। लीजिए कि पेपर लीक हो जाए तो कितना इसमें कितना फ़ायदा है पेपर लीक होने से? एक पेपर लीक हुआ तो सबसे पहली बात कि आपको वो पेपर नौकरी का जो चांस है वो टल गया। 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर पीछे चला गया। अब फिर से नहीं पेपर लेकिन बनेगा, फिर से वो होगा, तब होगा। तो आप बताइए कि अगर 6 महीना भी डिले हो जाता है, साल भर भी डिले हो जाता है, तो सोचिए कि उतने साल का आपका सैलरी तो बच गया सरकार का, बचा कि नहीं बचा? 1 साल तो में उसके सरकार, करोड़ों-अरबों पैसे बच गए ना उतना देने से। नहीं क्यों? सर, सरकार ऐसा तो बचा, लेकिन क्या कहते हैं, सरकार को काम भी तो करवाना है, काम करवाने से फायदा भी तो होगा सरकार को। नहीं, 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 आप समझे नहीं अमित चौहान। एक बात बताइए काम क क्या भारत में क्या काम हो रहा है? कौन-सा काम हो रहा है, कौन-सा काम बचा है? कौन-सा सरकारी डिपार्टमेंट है जहाँ पे ओवरलोडिंग नहीं है पब्लिक पे? बताइए तो। सर इतनी पब्लिक ओवरलोडिंग है की उसे। समस्या से गुज़र रहा है ना, तो उसको काम थोड़े कराना है, काम कराना रहता तो पेपर लीक थोड़े होता। ओवरलोडिंग है, चल रहा है वैसे ही, 2 दिन का, 5 दिन में, 10 दिन में वैसे ही चल रहा है खींच-तान के। यहाँ आप बात को दो। समझें, पहले बच्चे ने फॉर्म भरा, देखिए ना पहले ये चीज़ तो समझिए इस चीज़ को। पहले बच्चे ने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने में 800, ₹1000, 1500, 2000 खर्चा किया होगा फॉर्म भरने में, ठीक है? वो पैसे भी आ गए, पैसे आ गए ना? अच्छा पैसे भी आ गए करोड़ों-करोड़ों रुपए और उसका रिज़ल्ट भी नहीं देना पड़ गया। रिज़ल्ट दे देता, लोग रिक्रूट होते हैं, फिर सैलरी देनी पड़ती, कितना खर्चा है। अब यहाँ कमाई हुई सैलरी नहीं देना पड़ा, ये तो हुई एक बात। अब दूसरी तरफ से जाओ, जिसने पेपर लीक किया, उसकी कितनी कमाई हुई? उसकी भी तो भयंकर कमाई हुई। पेपर जिसने लीक किया, जिन-जिन लोगों के पास गया, वहाँ से उसने पैसे छीन लिए, पैसे कमा लिए। नहीं सर, मैं तो ये सोच रहा था कि जब भी पेपर हुँ, लीक होता है तो पता तो चल ही जाता है, तो वो कौन लोग हैं जो पेपर खरीद लेते हैं? उन्हें पता नहीं है कि पेपर लीक तो पता ही चल जाएगा। नहीं, नहीं, अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए कि ये पेपर लीक तब हुआ ना जब आपके सामने आ गया बात, मीडिया के सामने आ गया, पब्लिक के सामने आ गया, तब ना हुआ। एक बात बताइए, मतलब इतना सारा एग्ज़ाम होते आया है कहीं वो बात आपके सामने आता ही नहीं। मीडिया पे भी नहीं जाता किसी मीडिया पे जाता अब ना यूट्यूबर्स आ गए हैं। अब यूट्यूबर्स आ गए हैं, अब तरह-तरह के प्राइवेट मीडिया आ गई हैं जिससे हंगामा हो रहा है। पहले मान लीजिए कि गिना-चुना कुछ सरकारी टाइप के मीडिया थे और ये कुछ उसी एक ही जाति के सब मीडिया थे। उनके बीच में बात जाता, फ़ोन कॉल एक जाता, छापना नहीं है, रोक लो इस चीज़ को खबर को, रुक जाता। और या फिर उनको ये रहता कि उन पे खबर ही नहीं पहुँचती, किसी के पास कुछ लीक नहीं होता और पेपर लीक रहता, सब पेपर देते, पास होते। आपको पता है कि कितने डॉक्टर बने हैं वो पेपर लीक से ही बने होंगे? ये जानकारी है आपको? नहीं सर, वो ये तो जानकारी तो नहीं फिर है मुझे। तो फिर लेकिन सर एक आपको चीज तो में। अब जानकारी मिल जा रही है जब सबके हाथ में मोबाइल आ गया है, इंटरनेट आ गया है, कहीं कोई वीडियो नहीं, बना के तुरंत वायरल कर दे रहा है, तब ना आपको नहीं जानकारी मिल रही है। हुँ, नहीं सर, ये तो हो रहा है, लेकिन ऐसे तो फिर हुँ। पूरा मतलब सिस्टम ही फेल हो जाएगा, फिर पूरा देश ही बर्बाद हो जाएगा फिर तो। आपको क्या लगता है कि भारत का सिस्टम आज तक सही चल रहा था क्या? आज तक भारत का नहीं। सिस्टम यही तो चला है। बताइए भारत में एजुकेशन में सारा ब्राह्मणों का कब्ज़ा है, पूरा ब्राह्मणवादी कब्ज़ा है, इसके बावजूद भी भारत का पूरे विश्व में कोई रैंकिंग नहीं है एजुकेशन सिस्टम में। तो ये घोटाला कैसे हो रहा है? हर साल रिक्रूटमेंट होता है, ब्राह्मण रिक्रूटमेंट करता है, ब्राह्मण अपने ही ब्राह्मणों का रिक्रूटमेंट करता है और करते आया है, कहता है कि भाई एनएफएस लगा देता है ओबीसी को। अभी 1900 2000 से पहले तो अब 2019 से पहले तो एक ओबीसी का प्रोफेसर तक नहीं था, बताइए। तो कभी ओबीसी को लिया नहीं, सारा यही बन के बैठे हुए हैं। एससी एसटी को भी बड़ी मुश्किल से दिखाने के लिए कि हाँ ले रहे हैं करके लेना शुरू किया, वो भी रिजर्वेशन था तब।
तो बताएं कि इन्होंने तो हमेशा हर जगह पे कब्जा किया, कुछ दिया नहीं, तो ये कौन सा रिक्रूटमेंट कर रहे थे? कहाँ नहीं इनका तो कोई सिस्टम चल रहा था ये? सर हम्म? इसमें तो इनके बच्चे भी तो बर्बाद हो रहे हैं ना। मतलब दो दो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, जो मतलब कोई मिश्रा है और कोई, मतलब मरे तो 4 बच्चे हैं जितना मतलब मेरी हम्म? नॉलेज है। तो उसमें से 2 ब्राह्मण थे जिनने आत्महत्या कर ली और 2 अधर थे। तो मर तो इनके बच्चे भी रहे, इनके बच्चे ही सबसे ज्यादा तैयारी भी करते हैं। नहीं नहीं, इनको गेहूं के साथ घून पीसने का नाम सुना है आपने? हम्म। हाँ, तो ये इनको मंजूर है ना, उनको मंजूर है। आपने इनका नियम नहीं पढ़ा है कि अगर एक दो ब्राह्मण को साइड लाइन लगाना हो तो उनको साइड लाइन लगा दो, लेकिन हमारी ब्राह्मणवादी व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। समझ रहा ना? हम्म। हाँ, तो वो अपनी ब्राह्मणवादी व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी को भी कुछ गेहूं के साथ घुन पिस रहा है तो पिसने दो, ये भी कर देंगे ये। तो सर मतलब ऐसा कब तक चलेगा? ऐसे तो फिर भारत बहुत पीछे हो जाएगा। नहीं नहीं, भारत आगे है कहाँ पे? भारत पीछे ही है। अगर भारत को आगे करना है तो सबसे पहले पूरा चून गैंग को सिस्टम से हटाना पड़ेगा। जब तक चून गैंग है सिस्टम में, भारत आगे बढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि ये चून तो गैंग लग के दिमाग में हमेशा ही बायसनेस रहा है। वो कभी भी निष्पक्ष नहीं रहा है। वो भारत की नहीं, सिर्फ अपने ब्राह्मणवादी सोच सोचता है वो। नहीं तो सर, तो समझ रहे फिर ना? ऐसे तो लग, फिर आने वाले 100 150 150 साल में तो ये लग नहीं रहा है फिर हो पाएगा, फिर तो सही हो पाएगा सिस्टम। क्योंकि नहीं नहीं, यहाँ तक कि आप वो इतने होपफुल क्यों हैं कि इस सब के रहते हुए भारत में सिस्टम सही हो जाएगा? आप सर इतने मत होपफुल कैसे हो सकते हैं? सर भाई, ये मतलब मेरा एक, 1000 साल से इन्होंने सिस्टम को बना के रखा हुआ है। आपको लगता है कि ये सिस्टम सही कर देंगे? नहीं ये ये लोग तो सिस्टम सही सिस्टम, करेंगे? ये सिस्टम तो नहीं सही करेंगे। लेकिन हम्म। मतलब मैं ये सोच के कंफ्यूज रहता हूँ कि ऐसे कब तक चलेगा। हर चीज में दवाई नकली, सब्जियां नकली, हर चीज में करप्शन है। जो फास्ट फूड है वो नकली, जो ये खाने वाली चीजें हैं सब ये नकली। और यहाँ तक कि जितनी प्राइवेट कंपनी है उसमें जो बड़े बड़े एचआर होते हैं वो भी यही लोग होते हैं। हम्म। हम्म। जो तो मैं बड़ी बोल तो बड़ी रहा हूँ कि इनको काम धाम कुछ करना, इन्होंने पूरे जिंदगी में, इनके बाप दादों ने कभी काम कोई किया नहीं। आपको लगता है कि इनके बच्चे जो हैं बैठ के काम धाम कर लेंगे? सर मतलब एक बात बता रहा हूँ मैं, कि मतलब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ पे मतलब कंपनी आई थी प्लेसमेंट के लिए। तो जो वो हम्म। प्लेसमेंट करने वाले लोग आए थे वो भी मतलब यही लोग थे। तो उसने मतलब हाँ हाँ हाँ। एक लड़का था। तो क्या कहते हैं उसने मतलब वो ना हॉस्टल में ज़्यादा पूजा पाठ ही करते रहता था। और जब वो आया तो उसने उसका सरनेम देखा, मतलब वो जो रिक्रूटमेंट करने वाले आए थे, प्लेसमेंट करने वाले। तो उसने हम्म। क्या किया कि उससे लोग पूछा, जबकि वो पूछ रहे थे सब्जेक्ट के बारे में, मतलब सिविल इंजीनियरिंग के बारे में या माइनिंग इंजीनियरिंग के बारे में। लेकिन उसने पूछा उससे कि श्लोक सुनाओ, तुम्हें कोई श्लोक याद है? और फिर उसका प्लेसमेंट हो गया। मतलब अब सोच लो सर, इंजीनियरिंग में ये हो रहा है। इंजीनियरिंग की प्लेसमेंट मैं बताता हूँ ना कैसे होता है। इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट ऐसे होता है, पहले उसमें जितने जो जनरल बच्चे होंगे, विशेषकर ब्राह्मण जो बच्चे होंगे, तो हम्म। उनको पता रहेगा कि उनके भैया आने वाले हैं रिक्रूटमेंट में, तो उनके चचा और ताऊ आने वाले हैं। ठीक है? तो वो पहले ही हम्म। हल्ला हो जाएगा, हल्ला काट लेंगे कि अरे वो हमारे ना वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। उसके बाद से पता चलेगा कि उसका वो रिटन एग्जाम लेंगे। तो रिटन एग्जाम में हम्म। क्या आने वाला है उसके सैंपल पेपर भी उनको पता होंगे। अच्छा, और किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि और किसी के भैया और चाचा दादा नहीं आने वाले हैं, जानकार नहीं आने वाला। और ना और किसी के ना भैया चाचा दादा जो है ना उसमें बैठे हुए हैं, ना टीसीएस में बैठे हैं, ना इन्फोसिस में बैठे हैं, ना विप्रो में बैठे हैं, इसमें बैठे नहीं हैं। तो इनको तो पहले से पता होता है। अच्छा, इसके बाद से क्या होगा? अब रिटर्न होगा। रिटर्न में क्या रिजल्ट आया, कैसे रिजल्ट आया, किसी को नहीं पता चलता। फिर रिजल्ट में क्या पता चलेगा कि भैया इन सब का तो हो गया। फिर इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू में हम्म। ये बैठ के उसमें जो रिक्रूट कर रहा है वो भी चतुर्वेदी, जिसका रिक्रूटमेंट हो रहा है वो भी चतुर्वेदी, वो भी दूबे चौबे। तो बड़ा ये एंटीना एंटीना तुरंत मैच कर जाता है। समझ रहा ना? हम्म। वो देखा है ना सर अवतार? और जिस पे हमने, पंछी पे बैठ के उड़ता था, अब इसका अपना एंटीना लेके अब पंछी का एंटीना जोड़ लेता था। जैसे जुड़ता था तो तुरंत कनेक्शन मिल जाता था, फिर पंछी उसको उड़ाने लगता था। हम्म, हम्म। तो सर मतलब अभी मैं एक वो देख रहा था कि
टॉप 300 कंपनियों में, मतलब यूनिवर्सिटी तो है नहीं टॉप 300 में, हम्म टॉप 300 मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें भी अब भारत की कोई कंपनी, और हम्म। उसका उसका जो मतलब ये करने वाले हैं, नेतृत्व करने वाले हैं, तो यही है बड़े बड़े जो ऑफिसर है, चाहे कोई सी भी कंपनी हो, जो बड़े बड़े एचआर होते हैं वो अधिकतर यही होते हैं। और फिर ये हम्म। बात करते हैं ठीक है, मैं। ठीक है अमित सर चौहान। ओके। सर एक एक चीज और पूछना था मुझे कि हम्म। एक वीडियो देख रहा था तो उसमें मतलब बता रहे थे कि जो राजा डेरियस था उसके किसी इंस्क्रिप्शंस में मतलब हिंदू शब्द का मतलब हिंदू वर्ड आया है, ऐसा कुछ है क्या सर? नहीं, कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं आया है। ये गपोड़े हैं सब, पकौड़े जो है ना, इनके तलने की पुरानी बीमारी है। बताइए, डेरियस राजा था ईरान का। हम्म। डेरियस जो है वो तो ईरान का राजा था। अब आप हम्म। खुद बताइए कि एक ईरान का कोई व्यक्ति जो है वो अपने इंस्क्रिप्शन लिखवा रहा है, तो वो हिंदू की क्यों बात करेगा? क्या हिंदू किसी जाति की बात किया है? बताइए। जो कोई भी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ ना, डेरियस का इंस्क्रिप्शन ही खोल देता हूँ, ओपन कर देता हूँ, अपनी आंखों से देख लीजिए। वहां पे आप ध्यान देंगे ना, वहां पे लिखा कुछ और है, अनुवाद ही कुछ और करते हैं। ये देखिए, इंस्क्रिप्शन ऑफ कमेडियन एंड पीरियड। मौर्य मौर्य पीरियड। तो ये अखमेनियन ही कहा जाता है डेरियस को। ये देखिए, डेरियस का 522 से 486 बीसी, ओल्ड पर्शियन। पहली बात कि ये ईरान का इंस्क्रिप्शन है, इंडिया का नहीं है। तो यहाँ पे ये आप चलते जाइए, ये दूसरा इंस्क्रिप्शन आ गया, ये भी ओल्ड पर्शियन में है, डेरियस का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक शब्द आता है, इदूस शब्द आता है 18 नंबर में, दिख रहा है आपको? हाँ हाँ सर, लेकिन उस मतलब जिसने वो वीडियो बनाई होगी ना उसमें पूरा दिखा रहा है, बार बार हाईलाइट करके हिंदू हिंदू दिखा रहा है, तो मैंने सोचा एक तो बार सर आप। हमने हमने आपको इंस्क्रिप्शन खोल दिया। इंस्क्रिप्शन हम्म। इसलिए खोल दिया कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी कुछ भी लिख के मुंह खोल के कपूड़ लेता है। हम्म। ठीक है, तो सबसे तो हम्म। बेहतर ये होगा ना कि कोई जो इतिहासकार है, कोई प्रतिष्ठित किताब है जिसने पूरे इंस्क्रिप्शंस को लिखा है, उसकी किताब खोली जाए। ये किताब मैंने खोला और यहाँ पे एग्जैक्ट जो वर्ड है देखिए, एच है, 17 नंबर में एच है, 18 नंबर में IDUS है, इदूस है। क्या है ये? हम्म। इदूस। इदूस। यहाँ हम्म। हिंदू कहाँ लिखा हुआ है? बता दीजिए कोई हमको। भाई हिंदू कहीं लिखा हो तो हमको कोई बता दे। अब ये जो इदूस है ना, ये इदूस किसके लिए लिखा गया है? ये 18 नंबर है ना, इसके पहले आप पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। और अर्जम्यू तथा तथागुस हरा हुतीस, देखिए हरा हुतीस, तथागुस हरा हुतीस, इदूस। फिर क्या है? कांदरा, गांदरा, शका मका, देखिए शका मका। अब और फिर नीचे लिखा है दरायुष। अब हम आते हैं ना, इसका संस्कृत में अनुवाद किया है, इसको आते हैं, इसको ये देखिए, ये पढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी मैंने तीर मार रखा है, लिखा था ना शका मका, उसके पहले गंधार, और उसके पहले जो इंदुस लिखा हुआ था वो सिंधु के लिए लिखा हुआ था। किसके लिए लिखा हुआ हम्म। था? सिंधु। सिंधु के लिए। और वहां पे जो हरावती लिखा हुआ था, उसका इन्होंने देखिए क्या लिखा है, सरस्वती। तो मतलब आप देखिए, इन- जो आज ये सरस्वती अपने अब्बू खोजते हैं ना सरस्वती में, ये हरावती नदी बताई जा रही है, जो अफगानिस्तान की नदी है, बैक्टीरिया की नदी है। इस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि जो वहाँ की हरावती है उसी को ये अपना सरस्वती अब्बू माता जी अम्मी घोषित किए हुए हैं। दिख रहा है आपको? ये सरस्वती यहाँ लिखा है ना, सरस्वती। और खोसिया यहाँ पे लिख दिया इसने, सिंधु लिख दिया, इंडिया डिस्ट्रिक्ट ऑन द इंदुस। देखिए क्या लिख रहा है, डिस्ट्रिक्ट ऑन द इंदुस, सिंधु। एक्चुअल में इसका अनुवाद जो हिदूस है वो हिंदू नहीं है, उसका अनुवाद क्या है, सिंधु। उस सिंधु नदी को बताना चाहता है, और वो इदूस कहा करते थे, इदूस।
सिंधु को। सर इन्होंने मतलब क्या एक कह दिया, इन्होंने क्या कह दिया, सिंधु नदी के किनारे रहने वाले को हिंदू कहा, जबकि ये गपोड़े झूठ बोल रहे हैं। दरअसल में वो हिदूस कह रहे हैं, ये सिंधु को कह रहे हैं। वो लोगों के लिए, किसी जाति के लिए या हिंदू के लिए नहीं कह रहे हैं। वो किसी धर्म के लिए नहीं कह रहे हैं। किसी धर्म की बात ही नहीं चल रही है यहाँ पे। आप एक खुद देखो ना, उसके पहले सरस्वती लिखा है, अब सरस्वती को क्या लिखा है, ये फिर से मैं आपको दिखाता हूँ ओरिजिनल वाले में। आप खुद अपनी आंखों से एक बार मैच कर लीजिए, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि ये गपोड़े पकोड़े कैसे तलते हैं। ये देखिए, यहाँ ईदूस लिखा था, ईदूस के पहले क्या लिखा था, हारा खवतीस, यहाँ लिखा है ना हारा खवतीस। हम्म, तो ये हरावतीस जो है, इसी को इन्होंने सिंधु बनाया है। ये अफगानिस्तान की नदी है। अच्छा, ये भारत में सिंधु सिंधु कहते रहते हैं। वो ये जो पाकिस्तान है में है। सिंधु हैं, पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान चले जाएगा। हरावती तो पाकिस्तान अफगानिस्तान चला जाएगा ये। अब आप खुद सोचिए कि ई प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का मिलन करा देते हैं ये गपोड़े। देख रहे हैं आप, सर एक चीज हरियाणा में और। ये झूठा, हरियाणा में एक झूठी सरस्वती नदी बना दी है। मतलब जहाँ पे इनको कहीं भी ताक धिन धिन ताक, जहाँ कुछ समझ में आता है वहीं सरस्वती पैदा कर देते हैं ये तो। कहीं भी कुछ भी हो, कह देंगे यहाँ पे सरस्वती। अब तो ये इंडस जो सिविलाइजेशन है, उसमें भी सरस्वती सिविलाइजेशन कुचल रहे हैं, देख रहे हैं। सर जबकि एक चीज और। हकीकत क्या है कि ये हराखवती है। हाँ बोलिए। सर ये जो पृथ्वीराज चौहान थे और जो ये जयचंद्र थे, ये मतलब सर हम्म। राजपूत थे कि ये गुर्जर थे? और सर ये जो गुर्जर थे ये क्या बौद्ध राजा थे या मतलब ये हिंदू ही थे? नहीं, राजपूत नाम की जाति उस समय कहाँ थी भाई। पृथ्वीराज चौहान के समय राजपूत नाम की जाति होती तो कहीं ना कहीं राजपूत लिखा हुआ मिल जाता। राजपूत जाति जो है, ये मुस्लिम शासन काल के, मुगलों के आने से पहले अगर राजपूत कोई जाति थी तो भाई बता दे, कहीं पे लिखा हुआ किसी इंस्क्रिप्शन में, कहीं पे भी हमको दिखा दे कोई। तो सर ये राजपूत नाम मतलब जिस तरह से हिंदू नाम दिया मुस्लिमों ने, वैसे ही मुस्लिम ना के ना राजपूत कहना शुरू किए। बता दें, भारत में कौन अपने को राजपूत कहता था? अगर कोई कहता था तो दिखा देना सबूत। तो सर जो ये मुस्लिम्स जो जो हैं वो राजपूत कहना शुरू किए हैं। हम बोलिए। तो सर ये जो राजपूत काल है ये पूरा का मतलब झूठ है? राजपूत काल है तो राजपूत काल तो मुस्लिम शासन काल में ना आया। सबसे पहले जब भी कोई काल आएगा उसका नामकरण होता है ना। आप किस धर्म के हो, आप किस जाति के हो, ये आपको पता होगा, आप उस पर लिखोगे। कोई दूसरा कोई आके, जैसे अभी कॉकरोच जनता पार्टी है, तो कॉकरोच जनता पार्टी में कॉकरोच नाम कहाँ से आया? सीजेआई ने नाम ले लिया कॉकरोच। अब नाम ले लिया तो लोगों ने पार्टी बना ली उसके नाम पे। तो पहले, उसके पहले तो पार्टी अभी नहीं थी ना ये, उसके पहले तो नहीं थी। पहले सीजेआई ने बयान दिया, बयान देने के बाद से प्रतिक्रिया के तौर पे बनाई गई। तो उसी तरह से मैं यही कह रहा हूँ कि मुस्लिम शासन काल से पहले अगर कोई राजपूत काल, राजपूत शब्द मिलता है कहीं पे लिखित इंस्क्रिप्शन, किसी ने अपने पीछे सरनेम राजपूत लगाया हो, किसी इंस्क्रिप्शन में लिखवाया हो कि वो राजपूत है, तो हमें भी दिखा दे, हमारा भी ज्ञानवर्धन हो जाएगा। हम मना कब कर रहे हैं? सर मतलब जब से मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा तो नुकसान मतलब इसमें मतलब क्षत्रियों को हुआ है, क्योंकि जो भी क्षत्रियो को हुआ अपने नहीं, क्षत्रियो को लूट लिया ब्राह्मणों ने। क्षत्रिय को भी पता नहीं नहीं है, नाक के नीचे से जमीन खींच ली, समझ रहे ना, सत्ता छीन ली, सब चीज छीन के नहीं सब पे कब्जा होकर वो बैठ गया। इनको नहीं कुछ नहीं मतलब पता मैं है, ये बेचारे सांसद और विधायक बनने के चक्कर में हाँ हाँ ये उजूरी में लगे हुए हैं। सर मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितनी भी जातियां हैं सब अपने को क्षत्रिय बताती हैं, तो यानी कि मतलब इनके सिस्टम ही उनको बाद में हारने के बाद उनको शूद्र बना देता है, यही तो हुआ इसका मतलब? ये शूद्र कहते हैं जिनका कनेक्शन बुद्धिज्म से रहा हो, वो सब इनके लिए शूद्र है। भाई आप बताओ कि ब्राह्मणों के किसी किताब में पृथ्वीराज चौहान का नाम क्यों नहीं है? वो तो 11वीं 12वीं सदी के है ना, पृथ्वीराज चौहान। और सर तो ये इनके कह इनकी किताबों में पृथ्वीराज चौहान नहीं है, इनकी किताबों में जयचंद का नाम नहीं है। बताएं, लिख देता ना सर कि हाँ कोई जयचंद थे, ये थे, काहे नहीं है?
ये सर किताब एक जैज फर्जी किताब लिखते हैं पृथ्वीराज रासो, जो अंग्रेजों के समय में 19वीं सदी में लिखी गई है, 18वीं 19वीं सदी में, जिसको उसी समय ब्राह्मणों ने फर्जी घोषित कर दिया था। ओझा जो था फर्जी घोषित कर दिया, जाने गया कि हाँ ये सब फर्जी किताब है, फर्जी ब्राह्मणों ने लिखा है। बोलिए। तो सर ये तो मतलब ये जो पृथ्वीराज चौहान थे ये मतलब क्या थे, ये गुर्जर थे कि राजपूत थे, ये और जो जयचंद थे। देखिए, गुर्जर नाम भी थोड़ा पुराना है, हालांकि इस तरह से नहीं मिलता है, गुर्जर नाम करके भी नाम नहीं मिलता है। बहुत सारे नाम ना अंग्रेजों के समय में आए हुए हैं। अब जैसे राजपूताना जो जगह है राजस्थान में, हम्म, तो राजपूताना नाम बाद में आया, मुगल काल के दौरान नाम किया। उसके पहले गुजर स्थान नाम था। सर मतलब मैं एक किताब पढ़ रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी की, उसको मतलब 4-5 राइटरों ने लिखा था, उसमें अधिकतर ब्राह्मण थे, तो उसमें लिखा था कि जो हम्म, राजपूत हैं वो मतलब 7वीं 8वीं शताब्दी में आए हैं इधर से, मतलब ईरान की साइड से, उस किताब में ये लिखा हुआ था। तो आए होंगे तो उन्होंने अपना नाम, नाम तो कुछ होगा ना उनके जाति का, वंश का, कुछ तो नाम होगा। हम्म, बोलिए। सर मतलब इतने डिटेल जैसे से तो नहीं मुस्लिम, पता। मुस्लिम्स आए विदेश से, तो वो भी तो 712 में आ गए थे। तो उनको हम्म, तो पता है कि अरब में उनका मोहम्मद था, कहाँ से ये हुई वहाँ हुई। अगर भारत में राजपूत विदेश से आया 7वीं 8वीं सदी में या 10वीं सदी में जब भी आया, तो उसको भी अपनी कुछ कहानी पता होती, कहाँ से आया, किधर से माइग्रेट करके आया, कौन थे उसके पुरखे। इतना आसानी से कैसे भूल जाएगा, सर बताइए। मतलब आपकी वीडियो मतलब देख के मतलब मैंने अपने हिसाब से थोड़ा एनालिसिस किया, तो मतलब मैंने ये हम्म, सोचा कि एकदम से मतलब कहाँ से मतलब ये ब्राह्मण वर्ग पैदा कहाँ से हो गया और एक ही दम से मतलब सब ग्रंथ लिखने लगा, जबकि ये तो पॉसिबल नहीं है। कहीं ये मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं था कि प्रोफेसर लोग जो मिलके इन्हीं लोगों ने बना लिया अपना एक धर्म। देखिए, हम्म, भारत में ब्राह्मण जो है इसका अपना कोई धर्म था नहीं। ये जो हम्म, फर्दी वैदिक वैदिक काल और सैदिक काल बना के आपको बेवकूफ़ बना रहा है, असल में उसका अपना कोई धर्म था नहीं। तो भारत में राजपूतों का भी अपना कोई अलग से धर्म नहीं था। भारत में गुर्जर लोगों का भी अपना कोई अलग धर्म नहीं था। सब ये के सब लोग बुद्धिस्ट ही, बुद्धिज्म का ही पालन किया करते थे। भारत का हर एक जाति धर्म वर्ग के लोग बुद्धिज्म का ही पालन किया करते थे। बाद में कुछ लोग थोड़ा सा जैनिज्म का भी पालन किए हैं, कुछ लोग थोड़े से, लेकिन तो मतलब मैक्सिमम सारे के सारे जो हैं बुद्ध धर्म का पालन करते थे। सर हुआ मतलब क्या तो है। राज ये तो हाँ बोलिए। मजबूत थे, तो राजपूत थे या गुर्जर थे, ये तो मजबूत स्थिति में थे, तो इन लोगों ने अपना हम्म, धर्म कैसे। हाँ, क्योंकि ब्राह्मण ने छोड़ा ना, इनको पुरोहितगिरी उसी से करानी थी। ब्राह्मण ने जब छोड़ा तो दोनों ने, आपको ये बार बार कहते होंगे, अग्नि वंश के क्षत्रियों ने ब्राह्मणों के साथ मिलकर ब्राह्मण धर्म की शपथ ली, अब बुद्ध धर्म का नाश किया। पढ़ा है ना आपने। सर मैंने तो पढ़ा नहीं है, मतलब वीडियो देखता है, आपको टाइम मिलता है तो मुझे। हाँ, भविष्य पुराण में लिखा है ना उन्होंने, भविष्य पुराण में ये बात इन्होंने लिखी हुई है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप देख लीजिएगा, मैंने डिटेल्स में दिखाया भी हुआ है इन। अच्छा, एक आप खुद सोचिए ना, मुगलों के दरबार में दरबारी कौन जाति के लोग बने थे सर मतलब ज्यादा तो ये थे राजपूत थे। और ब्राह्मण थे। हम्म, तो आपको नहीं दिख रहा है कि दोनों में गठबंधन हो गया था, दोनों लोगों ने सरेंडर कर दिया था, दोनों लोगों ने मिलके नया धर्म चला लिया। हम्म। तो सर कोई अपना कोर धर्म क्यों छोड़ेगा, मुझे यही समझ में नहीं आता है। तो बताइए आज हमें कि भारत में आज के जो आदिवासी है वो हिंदू क्यों बन रहे हैं, भारत में एससी समाज के लोग हिंदू क्यों बन रहे हैं, ओबीसी समाज के लोग हिंदू क्यों बन रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, गुलामों का कोई धर्म नहीं होता है, वो शासक सत्ता वर्ग का जो धर्म होता है उसी को अपना पर्व त्योहार मान के उसी को अपना धर्म समझने लगता है। तो भारत में एससी एसटी ओबीसी जो आज से 100 साल पहले, जिसका ब्राह्मणों से कुछ लेना देना नहीं था, उसकी किताबों से कथा कहानियों से कुछ लेना, आज हिंदू बन रहा है, वो इसी को मान रहा है, उसके काल्पनिक किरदारों को अपना पुरखा मानना शुरू कर दिया है। तो जब वो ये कर सकता है, वैसे ही
ये दोनों ने जब गठबंधन किया तो वैसे किया, इन्होंने एससी एसटी ओबीसी को छोड़ दिया था, दो जातियां आपस में साठगांठ कर ली थी, और तो इन्होंने अपना अपना वही बुद्धिज्म की कहानियों को, वही सारी चीज़ों को जो ये जानते थे, तोड़ मड़ोड़ कर अलग बनाया। और ब्राह्मणों की हर किताब में, चाहे वो महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे कोई सी भी किताब हो, हर जगह पे ये दिखाया गया कि ब्राह्मण क्षत्रियों को मिलकर रहना चाहिए। तो सर मतलब अब हमेशा इस इस बात समय, को कहा गया। हम्म। सर मतलब इस समय बहुत से लोगों थोड़ा वो हो रहे हैं कि उन्हें पता चल रहा है, जो डीप एनालिसिस करते हैं या जो फैक्ट पे, जैसे आप आपको देखने के बाद मुझे पता चल रहा है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। हाँ, बिना एविडेंस के कोई इतिहास नहीं होता। तो जो मतलब जो राजपूत समाज है वो किधर जाए? वो सच्चाई की तरफ जाए, या फिर जो जो व्यवस्था है इसी में रहे? वो क्या कर सकता है? अधिकतर तो मतलब जो राजपूत लोग हैं वो तो इसी में है। देखिए, आप एक फ़िल्म देखिए, उस फ़िल्म में आपको सीन बताता हूँ क्या सीन है। एक सीन है कि एक राजवंश है, हम्म, फिर क्या होता है उस राजवंश में कुछ उसके पुरोहित हैं, फिर हम्म, बाहर से कुछ आक्रमणकारी आते हैं, पुरोहित दगाबाजी करता है, जाता है हम्म, और नए आक्रमणकारी से मिल जाता है। अब नए आक्रमणकारी के सामने सारी भेद खोल देता है, तो वो सब इसको हमला करते हैं, हमला करने पर हार जाता है जो यहाँ का राजा होता है। हारने के बाद से ये हम्म, भी सरेंडर कर देता है। सरेंडर करने के बाद से इसकी सारी ज़मीनें छीन ली जाती है, थोड़ी बहुत कुछ दे दी जाती है। अब बताइए कि इसके बाद से ये जो हारा हुआ राजा है, इसको जिस गद्दारी किया था ब्राह्मण, जिसने सारी पोल वोल खुलवा के उसको हरवा दिया, उसको भी घुटने पर बैठवा दिया, हम्म। तो उसके साथ में आगे बढ़ना चाहिए या अपनी प्रजा के साथ मिलके फिर से एक नई शुरुआत करनी चाहिए? क्या लगता है? सर आपकी बात तो सही है, लेकिन लोग तो ये देखते हैं ना कि क्षणिक सुख, तात्कालिक लाभ। अभी अभी मान लो कोई कोई मतलब राजपूत समाज का व्यक्ति है, तो बौद्ध धर्म ग्रहण कर ले, ये तो उसका तो बहुत तगड़ा विरोध हो जाएगा। अगर वो बौद्ध धर्म को ग्रहण नहीं करता है तो किस मुंह से वो अपने को बुद्ध का वो वंशज बताएगा? फिर तो उसको घोषित करना चाहिए ना कि वो बुद्ध का वंशज नहीं है। हम्म? भाई, सम्राट अशोक से बड़ा बुद्ध का आज तक राजपूत समाज में एक राजपूत राजा का नाम बता दें जो सम्राट अशोक के आधे के आधे के आधे के आधे बराबर भी उनका साम्राज्य खड़ा कर पाए हों? बता दें एक भी। नहीं जो मतलब सर भारत ये तो, का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया वो एक मौर्य था, जो बुद्ध का शिष्य, सबसे बड़ा शिष्य अपने को कहा, मतलब डायरेक्ट शिष्य नहीं, जो उनका अनुयायी था एक तरह से। तो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, अब कोई छोटे भर कस्बा भर का एम्पायर खड़ा करके बोले कि भैया हमारा तो विरोध हो जाएगा, बुद्ध का हम बात करेंगे, तो इसका मतलब कि लोगों के विरोध में कमी या दोष नहीं है, उस आदमी के दिमाग में दोष और कमी पक रही है। वो और अपने सर लोगों मतलब, का नेतृत्व नहीं कर पा रहा है, अपने लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहा है। कथा कथा सर कहानी तो इतिहास में पढ़ा रहे हैं कि सम्राट अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद से धर्म परिवर्तन हो गया। अरे तो धर्म परिवर्तन हो गया, तुम पढ़ा दिए कहानी, ये तो कैसे पब्लिक एक्सेप्ट कर ली भाई उनका धर्म परिवर्तन? आज का सर राजपूत कह रहा है कि हम राजा हैं, और उसके अपने लोग ही उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कलिंग युद्ध के बाद से सम्राट अशोक खाली कह दिए कि हम बुद्ध हम जा रहे हैं, तो सब लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं। ये सर आपको नहीं मतलब लग एक रहा है बात, कितना बड़ा दोगलापंथी वाला विचारधारा है यहाँ पे? बोलिए। सर सही बोल रहे हैं आप, लेकिन सर एक बात और है, जैसे मतलब जैसे जैसे ये हिंदुत्व का बढ़ रहा है, तो इसमें सबसे हम्म। ज्यादा तो नुकसान स्त्रियों का हो रहा है। उनकी पहचान का संकट हो गया है, क्योंकि आजकल हर जाति वो अपने को क्षत्रिय क्लेम कर रही है, अपने को मतलब बता रही है कि राजा महाराजा देखिए, थे हमारे। तो इसमें तो राजपूत क्षत्रियों, समाज का भविष्य जो है ना वो अधर में जा चुका है। अधर में तभी चला गया था जब ब्राह्मणों ने डेमोक्रेसी लेकर आए। ब्राह्मण डेमोक्रेसी लेके आया, क्षत्रियों ने पढ़ाई की नहीं थी। भाई जमीन है, जायदाद है, सत्ता है, तो और पढ़ाई से कभी क्षत्रियों का नाता रहा नहीं है। ये तो हमेशा आदमी रख लेते थे पढ़ने लिखने के लिए, बही खाता लिखवाने के लिए, सब काम कोई और करता था। तो पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा इनका काम करो। आप बताइए, आज तक एक सीजेआई नहीं बन पाया। सुप्रीम कोर्ट में जज पूछे ना राजपूत समाज से कितने लोग बने हैं, नहीं मिलेगा आपको। आप भारत में तो प्रोफेसर पता लगाइए ना, राजपूत समाज के कितने लोग प्रोफेसर बन रहे हैं, हायर एजुकेशन में कितने हैं, नहीं मिलेगा। कहाँ पे मिलेंगे? थोड़े बहुत तो राजनीति में थोड़े बहुत मिल जाएंगे।
सर मतलब नहीं मैं एक हम्म, वीडियो देख रहा था, तो जो मतलब जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो मतलब वो बुद्धिज्म की परंपरा से आते हैं। कोई पता नहीं क्या तंत्रयान से आते हैं वो। लेकिन वो जो मतलब वो तो बुद्धिज्म है, तो लेकिन वो भी फिर क्यों कास्टिज्म को मानते हैं? देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने को कहे कि हम इस जाति में हैं, तो वो कास्टिज्म ही है फिर, समझ रहे ना? अगर कोई ये कहे कि मैं बुद्ध का शिष्य हूँ, तो बुद्ध का शिष्य हूँ इसका मतलब वो व्यक्ति में राग नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, लोभ क्रोध मोह नहीं होना चाहिए, समझ रहे ना? और खास बात क्या है कि बुद्ध का शिष्य होने पर आपका जो तंत्र चलना चाहिए वो द्वेष मुक्त होना चाहिए। तो आप खुद से ये चेक कर सकते हैं कि अगर ऐसा है तो बुद्ध के शिष्य हैं, अगर नहीं है तो बुद्ध का शिष्य नहीं है। फिर ये प्योर विशुद्ध रूप से राजनीति है। ठीक है सर, फिर और कंफ्यूजन होगा तो सर आपसे बात करेंगे ठीक है, सर। ठीक है। ओके, ओके। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।